हाँ शुरू करें। अभी चैट आने शुरू हो गए बच्चों की, बड़ा कर दो उसको एक बार साइज। हाँ हाँ ठीक है, ये सही है, बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा है, वो मेरी तरफ कर दो। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फ्यूल सेल, ये सब हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, बहुत ही सिंपल। द सेल इन विच, देखो ध्यान दीजिए, द सेल इन विच, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे समझ लीजिए आप लोग, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू chemical energy so that desired chemical reaction takes place, and this type of cell is known as electrolytic cell। सब बच्चों को समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये कौन से सेल होते हैं? ये वो सेल होते हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, जिससे कि जो डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन है वो प्रोग्रेस में आ जाएं, कंप्लीट हो जाएं, राइट। अच्छा, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने डैनियल सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल। आप समझिए ये जो सेल था आपको याद होगा, ई नोट सेल, पता कितना आया था इसका? 1.1 वोल्ट, पता है ना सब बच्चों को। अगर मैं कोई बैटरी इसमें एक्सटर्नल सर्किट में लगा दूं और वो बैटरी क्या करे, उस बैटरी में ई एक्सटर्नल कितना हो, वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो, तो उस केस में पता क्या है, इसमें सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे देखिए आप लोग। देखो ध्यान दें, ये जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में जो रिएक्शन हो रही थी, Zn कन्वर्ट इनटू Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, याद है ये वाली रिएक्शन हो रही थी किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। और क्या था ये? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कौन सी रिएक्शन हो रही थी? Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu, ये रिएक्शन हो रही थी। लेकिन अगर आपने, हाँ देखो ये आज लास्ट क्लास है, आज हम कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अगर आपने ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया है तो उस केस में ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती हैं। और कैसे रिवर्स हो जाती हैं? ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Zn, और ये आएगा Cu कन्वर्ट इनटू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं, जब ये गैल्वेनिक सेल, अगर इसके अंदर हमने ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया है, तो जो आपका गैल्वेनिक सेल है दैट एक्ट एज, कैसे एक्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर। और इसमें देखो सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो गई, जो पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था अब उसका रिडक्शन होना शुरू हो गया, जिसका पहले रिडक्शन हो रहा था अब उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो हम ये बोल सकते हैं, अगर आपने जो एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया है अगर वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो उस केस में आप ऐसे समझ सकते हैं, जो गैल्वेनिक सेल है दैट गैल्वेनिक सेल एक्ट एज, कैसे एक्ट कर रहा है वो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं, ये मैं बता देता हूं, देखो ध्यान दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बता के फिर मैं आगे चलता हूं। देखो आप ऐसे समझो, जैसे आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 में से मान लिया आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 में से 4 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, तो पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड कितने? 4, और डिवाइडेड बाई टोटल कितना आ गया? 0.4। अगर परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करोगे? 0.4 इंटू 100 कर दोगे, और यही वैल्यू कितनी आ गई? 40%। ये बात सबको समझ में आ गई भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत आसान था। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं जैसे कल फॉर्मूला बताया था, लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा इनफाइनाइट एम, बस लैम्डा एम की वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा इनफाइनाइट एम की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा आ जाएगा आपका। ये बात सब बच्चे समझ गए? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई।
तो सभी बच्चों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल अच्छे समझ में आया होगा। देखिए बात करने जा रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं, किसे किसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक एक पॉइंट देखिए आप लोग, हम जो कंपेयर कर रहे हैं, देखो ध्यान दीजिए। जैसे पहला है कन्वर्जन। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, याद है। देखिए केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये बात सब बच्चे समझ गए, क्लियर। इसके बाद जैसे आपको याद होगा, ये जो अपना गैल्वेनिक सेल हुआ करता था, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन थी वो कैसी थी, याद है, स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, तभी तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और बाद में वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उस रिएक्शन को प्रोग्रेस में लेके आ रहे हैं। तो यहां पे जो रिएक्शन है, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। क्लियर हो सब बच्चों को, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आपको याद होगा गैल्वेनिक सेल में, देखो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल में सोल्ट ब्रिज की जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। क्या हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है, कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही कंटेनर के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन को डिप कर देते हैं, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, क्लियर। इसके बाद एनोड ऑक्सीडेशन ही होगा, इसमें भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगा, ये अलग अलग नहीं है, याद रखना। इसमें कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, इसमें भी कैथोड के ऊपर रिडक्शन ही होगा, क्लियर। अब यहां पे देखिए, जैसे आप पहले दिन बोल रहे थे कि सर एनोड तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मैंने बताया था ना गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा इलेक्ट्रोड, नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, देखो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव, राइट। कैथोड इसमें कैसा, पॉजिटिव, इसमें कैसा, कैथोड नेगेटिव। ये मैंने आप लोगों को एक टेबल की फॉर्म में बता दिए सारे पॉइंट्स कि भाई जो गैल्वेनिक सेल है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उनको कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंस होते हैं। ये बात सारे बच्चे समझ में आ गए, सभी को अच्छे से क्लियर, सभी लोग समझ गए, कोई डाउट किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, पहले समझिए इस बात को। ऐसा होता है, देखो ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने यहां पर एक कंटेनर लिया हुआ ये वाला, राइट। इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, कोई ऐसे ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिए, क्लियर। और इसके अंदर क्या किया हमने, यहां पर एक ऐसे एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये बात समझ में आ रही है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, सपोज इसके अंदर NaCl प्रेजेंट है, और NaCl मैंने कैसा लिया हुआ है, देखो ध्यान दीजिए, NaCl मैंने कैसा लिया हुआ है, मोल्टन फॉर्म में लिया हुआ है, क्लियर। क्या होगा पहले समझिए सब बच्चे, देखो ध्यान दें, होता क्या है, हमारे पास जो NaCl है ना, देखिए हमारे पास जो NaCl है, ये NaCl जो कि मोल्टन फॉर्म में है, पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें होगा, Na पॉजिटिव में और Cl माइनस में, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो Na पॉजिटिव होंगे इनका माइग्रेशन होगा टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, वैसे ही Cl माइनस का माइग्रेशन होगा। देखो इसे ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे पूछ रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। बताया था आपको K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं, कल बताया था आपको K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, याद है। एसिडिक के लिए हमने किया था ये वाला, किसके लिए था ये, for CH3COOH डिसोसिएट एज CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये कल बताया था भाई आपको, देखिए ध्यान से, दोबारा बताने की जरूरत है क्या इसको। अच्छा मैं एक सेकंड के अंदर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। देखो इससे थोड़ा मैं पिछले वाले पेज पे चलता हूं, इससे पिछले वाले पेज पे चलते हैं और यहां एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, CH3COOH ये डिसोशिएट हुआ था कैसे, CH3COO माइनस में प्लस H पॉजिटिव में, क्लियर। ये कॉन्सेंट्रेशन C था 0 0, C माइनस C अल्फा ये बताया था,
के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल टू सी अल्फा ये वाला इंटू सी अल्फा ये वाला डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा। ठीक है भाई, इसके बाद ये आ गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी कॉमन ले लीजिए 1 माइनस अल्फा, ये सी से ये वाला सी चला गया तो के की वैल्यू आ गई सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन होता है। तो देखिए आप इसको देख लेना ढंग से, बहुत आसान है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सी अल्फा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सी अल्फा डिवाइडेड बाई CH3COOH का सी माइनस सी अल्फा। और हाँ, और ये जो है आप लोग इसको वो कर सकते हैं। हाँ, बैटरी आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर, ये मैंने इसलिए बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखो ध्यान दें सब बच्चे, मैं आपसे बता रहा था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। पहले डेफिनेशन समझिएगा, द फिनोमिना इन विच माइग्रेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस टुवर्ड्स opposite charge electrode and the ions get discharged at the respective electrode, clear, so that desired product form, and this phenomena is known as electrolysis। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो चीजें हैं, एक तो माइग्रेशन ऑफ आयंस प्लस डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। यानी क्या हुआ, जो आयंस थे वो अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट हुए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर हुआ। उसके बाद वो उस इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो गए तो कुछ ना कुछ हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला उससे, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। सब बच्चे समझ गए इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे NaCl है, ये Na पॉजिटिव और Cl माइनस है, तो यहाँ पे देखिएगा जो एनोड होगा वो कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है भाई, पॉजिटिव। एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा, यानी Cl माइनस। ये जो Cl माइनस है, दो Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो हमारे लिए एनोड प्रोडक्ट क्या मिला, Cl2। अरे बात सब बच्चे समझ गए, क्या प्रोडक्ट मिला, Cl2। वैसे मैं इधर कैथोड पे लिख देता हूं। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारे पास Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट किसमें हो गया, Na में। यानी अगर आपने मोल्टन NaCl लिया हुआ है, उसको मेल्ट करके लिया हुआ है, तो उसमें केवल दो ही टाइप के आयंस हैं। कौन कौन से, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, राइट। जो Na पॉजिटिव हैं वो चले गए कैथोड पर, क्योंकि कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर देखो ध्यान दीजिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड कैसा इलेक्ट्रोड हमारा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है इसमें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर। अब सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है, जो कैथोड पे गया था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Na में, तो Na मिला। वैसे ही यहाँ पर जो Cl माइनस है वो चला गया था एनोड पर और उसने कन्वर्ट हो गया Cl2 में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस सब बच्चे समझ गए, कोई डाउट किसी को इलेक्ट्रोलिसिस में? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो ध्यान दीजिए, अब बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा इस टाइप से है, जो मेटल है उनको रिफाइनिंग करने के काम में आता है। रिफाइनिंग का एक मेथड होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। होता है क्या, यहाँ पर जैसे सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है किसका पता है, सोल्यूशन किसका है, CuSO4 का। देखो ध्यान दीजिए, ये सोल्यूशन है CuSO4 का, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होगा, जो CuSO4 है, देखो ध्यान दीजिए, जो CuSO4 है, CuSO4 ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, Cu+2 में और SO4-2 में, क्लियर। यहां पर जब हम कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, याद रखना इसमें जो एनोड है और कैथोड है वो दोनों किसके होंगे, कॉपर के ही होंगे। लेकिन जो एनोड होगा वो इम्प्योर होगा। मैं लिख देता हूं उसको प्रॉपर, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। दिस इज एनोड और ये है इम्प्योर Cu, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, ये है प्योर Cu। अब आपको दिख रहा होगा सब बच्चों को अच्छे से, क्लियर। तो देखो ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो कैथोड लेंगे वो तो प्योर कॉपर होगा और जो एनोड होगा वो इम्प्योर होगा, उसमें इम्प्योरिटी भी होंगी। तो क्या होगा इसके अंदर, CuSO4 जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर Cu आयंस भी होंगे और सल्फेट आयंस भी होंगे। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो एनोड पे होगी। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एक्चुअली इसके अंदर जो इम्प्योर एनोड है ना वो डिजोल्व होगा, लेकिन एनोड का जो Cu वाला पार्ट है वो ही सोल्यूशन के अंदर जाएगा। कैसे, देखो एनोड डिजोल्व होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एनोड
डिजोल्व। एनोड डिजोल्व होने का मतलब है एनोड में से कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, Cu+2 में, और वो किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। यानी ये जो Cu+2 आ रहे हैं या कहां से आ रहे हैं, एनोड के डिजोल्व होने से आ रहे हैं। ये बात सब बच्चे समझ गए, क्लियर। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर ये जो Cu है ना, ये डिपॉजिट हो जाएंगे, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से Cu मिल जाएगा, ये होगा प्योर Cu, क्लियर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और कॉपर का मान लिया आपको रिफाइनिंग करना है, तो आपने कंटेनर लिया हुआ ये वाला, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक हमारे पास एनोड है, एक हमारे पास कैथोड है। इसके अंदर हमने CuSO4 सॉल्यूशन लिया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर है ना, उसमें से जो कॉपर है वो डिजोल्व होगा, और कैसे डिजोल्व होगा, उसका होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर, यानी Cu कन्वर्ट इनटू Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये Cu+2 सॉल्यूशन में आ गए। इसके बाद ये जो Cu+2 जो सॉल्यूशन में आ गए थे, तो क्या होगा, ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन, और वहां पर बन जाएगा प्योर Cu। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को इसमें, सब बच्चे अच्छे समझ गए। चलिए, अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लग रहा है। देखो इसमें, देखो ध्यान दें आप लोग, यहां पर हमने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है ना, जो भी कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है, एक्चुअली ऐसा होता है कॉपर सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो यहां पर जो कलर इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जितने Cu सॉल्यूशन में आए, Cu+2 सॉल्यूशन में आए, उतने ही Cu+2 कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए, यानी कलर इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं, यहां पर इसका कलर होता है ब्लू कलर इंटेंसिटी, ब्लू कलर इंटेंसिटी remains constant during electrolysis। तो देखो ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट का खुद का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। मान लिया, देखो ध्यान दीजिए, आप ऐसे समझे, जो एनोड है ना, एनोड से एक Cu+2 गया सॉल्यूशन के अंदर, और उस सॉल्यूशन में से ही एक Cu+2 कहां पे डिस्चार्ज हो गया, जाकर कैथोड के ऊपर, यानी नेट कितना है सॉल्यूशन के अंदर, 0। इसका मतलब क्या होगा, ब्लू कलर इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात सब बच्चे समझ गए। चलिए वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बात है, तो सभी लोगों अच्छे समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज में फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैंने बताया है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कंज्यूम हुई है या प्रोड्यूस हुई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज कंज्यूम और प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to the charge passing through electrolyte। यानी सपोज वो m मास उसका कंज्यूम हुआ होगा या प्रोड्यूस हुआ होगा, तो m इज प्रोपोर्शनल टू q। q क्या है, चार्ज, ये तो पता है ना, या आप लिख सकते हैं m इक्वल टू z इंटू क्यू। और आप सब बच्चे फिजिक्स में भी पढ़ते हैं q की वैल्यू क्या होती है, I इंटू टी। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी आ गई, ZIT। क्लियर, m की वैल्यू क्या आ गई, ZIT। यहां पर m का क्या मतलब है, वेयर m इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम ओब्लिक प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम ओब्लिक प्रोड्यूस, राइट, ओब्लिक प्रोड्यूस। I क्या है, करंट, I है करंट, टी क्या है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का टाइम क्या है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और Z पता क्या है, बताओ जरा, Z क्या होता है, बताओ। Z की वैल्यू, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं Z को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
Z क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से बताता हूं सब बच्चों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, दोनों ही केस में द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बोला m इज प्रोपोर्शनल टू q, देखो ध्यान दीजिए, m इज प्रोपोर्शनल टू q, या m इक्वल टू z इंटू क्यू, या m इक्वल टू जेड आई टी। क्यू की वैल्यू क्या है, आई टी, आई क्या है करंट, t क्या है टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बात सारे बच्चे अच्छे समझ गए, सभी को समझ में आया है। अब हो सकता है आपकी 12th क्लास में कोई आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पूछना चाहे, ये मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से सब बच्चे, ये मैं अलग से लिख देता हूं, राइट डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है, बहुत आसान है। देखो ध्यान दीजिए, आपके पास पता है m इक्वल टू जेड आई टी। देखो पता क्या है, ये नहीं कोई आपको डेफिनेशन रटनी है, फॉर्मूले से बन जाती है डेफिनेशन। कैसे बनती है मैं बताता हूं। यहां पे आएगा m इक्वल टू z इक्वल टू, पूरा ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो यहां से आएगा आपके पास Z इक्वल टू m डिवाइडेड बाई आई टी। अगर हम ये बोल दें m डिवाइडेड बाई q, यानी Z इक्वल टू m बाई 1 इक्वल टू m, यानी अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलम चार्ज पास किया जाए तो उससे जितना अमाउंट कंज्यूम होगा या प्रोड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान दीजिए, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, it is defined as the amount of substance, देखिए ध्यान से, it is defined as the amount of substance consume oblique produce at electrode is known as electrochemical equivalent, provided, वो कंडीशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, provided 1 कूलम चार्ज passes through electrolyte, देखो मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली आपसे, ऐसा नहीं कोई डेफिनेशन हमें रटनी है, अपने आप निकल के आई है इस फॉर्मूले से। देखो कैसे, m इक्वल टू जेड आई टी, जेड इक्वल टू m अपॉन आई टी, आई टी को मैं q रख दूंगा और q की वैल्यू को 1 ले लूंगा, तो हमारे पास z की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, m के। तो मैं सीधा क्या बोलूंगा, इफ 1 कूलम चार्ज पासेज इन एन इलेक्ट्रोलाइट then amount of substance consumed or produced at electrode is known as electrochemical equivalent। क्लियर हुआ सब बच्चों को। तो एक तो ये आ गया, दूसरा Z का कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकली Z इक्वल टू E बाई एफ। पता है E क्या है यहां पर, E इक्विवेलेंट मास, F क्या है फैराडे कांस्टेंट। याद रखना सब बच्चे, Z इक्वल टू E बाई एफ। मैं अगले पेज पे लिखता हूं इसको, देखिए ध्यान से, Z इक्वल टू E बाई एफ। E क्या है, E इक्विवेलेंट मास, E इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, और F पता है क्या है, F इज फैराडे कांस्टेंट, F इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पता कितनी होती है, 96,500 कूलम। कैसे होती है, मैं एक न्यूमेरिकल दिया है इसके ऊपर, कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इसको।
फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 96,500 कूलम्स। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अच्छा, अब यहां पर ई का एक तरीका और भी है, ई का एक तरीका और भी है कैलकुलेट करने का, ई इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, एम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्लियर हुआ? तो ये आप सब बच्चों ने रेडॉक्स रिएक्शन में जब पढ़ा होगा एन फैक्टर वगैरह, वहां पे इक्विवेलेंट मास निकाले होंगे, याद आ रहा था बच्चों को? तो उनका हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, Z इक्वल टू ई बाई एफ, ई इज इक्विवेलेंट मास, एफ फैराडे कांस्टेंट वैल्यू कितनी 96,500 कूलम्स, राइट। और ई क्या है, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ये बात सब बच्चे समझ गए? चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा इसके अंदर, देखो ध्यान दीजिए आप लोग। अब इसमें अगला जो ये प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, करते हैं हम इसको सोल्व। ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 1000 सेकंड विद ए करंट ऑफ 9.65 एम्पियर। कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला, M इक्वल टू ZIT। ये बात सब बच्चे समझ गए? अब क्या क्या दिया हुआ है, I की वैल्यू दे रखी है 9.65 एम्पियर, ये हमें दिया हुआ है I। T की वैल्यू कितनी है 1000 सेकेंड, कितना भाई T 1000 सेकेंड्स। इतनी बात समझ में आ रही है? और अब मुझे Z कैलकुलेट करना है, जरा Z का फॉर्मूला बताओ, अभी लिखा था E बाई एफ, याद आया? Z इक्वल टू E बाई एफ, ये Z की वैल्यू आ गई, राइट। अब मुझे E कैलकुलेट करना होगा, पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तभी पता लगेगा एन फैक्टर कितना है। देखो Cu कैसे डिपॉजिट होता है, Cu +2, अरे समझ में आ रहा था बच्चों को, +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu। एन फैक्टर कितना आ गया इसका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कोफिशिएंट लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व डिवाइडेड बाई 1। याद रखना एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व डिवाइडेड बाई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लिख दूं एन फैक्टर इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा आपके पास एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब मैं Cu +2 का एन फैक्टर निकालता हूं या Cu का एन फैक्टर निकालता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2, कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या आंसर आ गया 2। तो सारे बच्चों को समझ में आया एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व डिवाइडेड बाई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सब बच्चे समझ गए इस बात को? अब यहां पे देखो, अब मुझे इसका E कैलकुलेट करना है। E कैसे कैलकुलेट होगा, बताया था ना, M डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। Cu का एटॉमिक मास बोलिए कितना होता है जल्दी से, कितना 63.5, यस 63.5। देखिए इसका एटॉमिक मास है 63.5 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका E आ गया। अब मैं इसका Z कैलकुलेट करूंगा, Z कितना आएगा, E बाई एफ, E की वैल्यू रखो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 और F की वैल्यू रख दो 96,500। इतनी बात समझ में आ गई? अब वो फॉर्मूला आपका वेट कर रहा है, M इक्वल टू ZIT, वहां पे मास निकालेंगे। देखिए मास कितना होगा, Z की वैल्यू लगा दी ये वाली 63.5 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया 96,500। I की वैल्यू कितनी है 9.65, 9.65, समझ में आ रहा है? और T कितना है, T क्या होता है इसमें, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कितना है 1000। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए एक बार, वैसे तो आप सब बच्चे करना जानते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेसिमल हटा दीजिए, 100 आ गया, क्लियर। इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, एक 10 और आ गया, ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गए, क्लियर। यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 आ गया, क्लियर। ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 635, एक मिनट, ये आ गया कितना 635 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 10⁻⁻²। सोल्व कर लीजिए इसको, और ये मास किस में आ गया, ग्राम में। कर लेंगे सब बच्चे?
एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। देखो ध्यान देना, क्या होता है यहां पर, एटॉमिक मास। क्लियर? ये जो m क्या है यहां पर, कैपिटल एटॉमिक मास, याद रहेगा। हाँ, जैसे कुछ बच्चे बोले सर ये n फैक्टर क्या होता है, बस आप, वैसे तो n फैक्टर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं हम लोग, कम से कम भी एक पूरी क्लास लग जाती है, लेकिन मैं आपको जितना n फैक्टर की यहाँ पे जरूरत है वो आपको बताने जा रहा हूँ। n फैक्टर का मतलब होता है बेसिकली किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व एंड स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर? जैसे कि ये वाले में आया था Cu का, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, 2, कोफिशिएंट कितना है 1, तो n फैक्टर कितना हो गया 2/1 इक्वल टू 2। अब क्लियर हुआ? अच्छा, ये प्रॉब्लम एक बार दोबारा से बता दो, ये सब बच्चे समझ गए? एक बार और से बताता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अच्छे से समझ लो इस प्रॉब्लम को। देखिए ये प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 1000 सेकेंड विद ए करंट ऑफ 9.65 एम्पियर, कैलकुलेट द मास ऑफ डिपॉजिट। देखो कितना आसान है, m इक्वल टू ZIT, ये फॉर्मूला भी बताया आपको। I की वैल्यू कितनी 9.65 एम्पियर गिवन है, टाइम कितना दिया हुआ है 1000 सेकेंड, राइट। अब Z मुझे कैलकुलेट करना है, Z का फॉर्मूला E/F। E क्या होता है, E इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ये सब बच्चों ने कैलकुलेट कर रखे होंगे, राइट। तो यहां से आ गया कितना 63.5/2। क्लियर? और Z की वैल्यू कितनी आ गई 63.5 डिवाइडेड बाई 2, और F से डिवाइड कर दिया। F क्या है यहाँ पर, फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96,500, तो Z भी आ गया। तो m इक्वल टू ZIT में आपने Z की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी और T की वैल्यू रख दी, फिर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये बात सारे बच्चे समझ गए? कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए बहुत ही बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। देखो इसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस बार हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ में क्या बोला गया है पहले आप समझिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड, इफ, देखो ध्यान दीजिए, if electrolytes are connected in series combination, then amount of substance deposit at electrode is directly proportional to their equivalent mass। क्लियर हुआ? their equivalent mass। तो यही इसमें स्टेटमेंट दिया गया, आप समझिएगा। ये स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर, ऐसे समझिए, m is proportional to E। क्लियर? या आप बोल सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो क्या बोला इन्होंने, इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम ऑब्लिक प्रोड्यूस और डिपॉजिट, जो भी कहना चाहें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू E, यानी आप बोल सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। क्लियर हुआ? हाँ, इसको आप कैसे डराइव कर सकते हो, आप फर्स्ट लॉ से ही बता सकते हैं। देखो आपको पता है ना m इक्वल टू क्या था ZIT, राइट, या लिख सकते हैं m इक्वल टू E/F, अभी पता है ना फॉर्मूला IT। क्लियर? यहां पे आप बता सकते हैं m1 इक्वल टू E1/F इंटू IT। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन है, यह आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, पता है ना सब बच्चों को, करंट कांस्टेंट रहती है, यानी इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो आप। और m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है E2 डिवाइडेड बाई F इंटू IT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आप देख लीजिए, यानी आप बोल सकते हैं m इज प्रोपोर्शनल टू E। तो हम सेकंड लॉ का जो डेरिवेशन है वो फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं। अब बताओ सेकंड लॉ सब बच्चे समझ गए पक्का, या एक बार और बताऊं? अच्छा एक बार और बता देता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम और प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। हाँ, इसमें कंडीशन और डाल लीजिए, प्रोवाइडेड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेज
इन बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। समझ गए सब बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? अगर किसी कंडक्टर में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर दें तो ये बोलते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो 1 फैराडे है। क्या है 1 फैराडे की डेफिनेशन? इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेज थ्रू द कंडक्टर इट इंडिकेट 1 फैराडे चार्ज पासेज थ्रू दैट कंडक्टर। यानी आप समझिए, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं ना? मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, यही आएगा ना? ये तो पता है ना सब बच्चों को? कितने मोल है? 1, तो 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कितना? 6 देखिए एवोगैड्रो नंबर कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। इतनी बात समझ में आ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गए मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर किसी कंडक्टर में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेज? 6.023 इंटू 10⁻23। अब चार्ज निकालते हैं। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? बताओ जरा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू लगा दीजिए। N की वैल्यू कितनी है? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इतना क्लियर हुआ भाई? इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सोल्व करोगे ना, ये वैल्यू आएगी 96,000, ये वैल्यू आएगी 96,500 कूलम्स। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई ये बताओ 1 फैराडे में कितने कूलम्स होते हैं, तो मेरा आंसर होगा 96,500 कूलम्स। कोई डाउट किसी को? ये बात सब बच्चे अच्छे समझ गए? तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया। जैसे मैंने पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट, तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम। वैल्यू कैसे आई? हम ये बोलते हैं अगर किसी कंडक्टर में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हों, इसका मतलब उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वो 1 फैराडे है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर हुआ? आपको पता है सब बच्चों को? देखो ध्यान दीजिए। हाँ, आप सारे बच्चों को पता है Q इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितने आ गए? जो मैंने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रखा 6.023 10⁻23। और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी। सोल्व कर लीजिए, कितनी वैल्यू आ गई? 96,500 कूलम्स। सब बच्चे समझ गए बढ़िया से? अब मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, अगला प्रॉब्लम है कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमसे पूछा जा रहा है। इसके अंदर याद है फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल टू E बाई F, ये बताया था। अब आप ये कैलकुलेट करो E कितना होगा इसके अंदर? E इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N फैक्टर, यही था ना अभी थोड़ी देर पहले बताया। और N फैक्टर कितना होगा? यहां पे देखो, इसका N फैक्टर होगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, तो N फैक्टर कितना आ गया? 1। सब बच्चे समझ गए N फैक्टर 1? अब बस यहां पे वैल्यू रख दीजिएगा। M कितना होता है इसका? एटॉमिक मास 108 सिल्वर का डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से इक्विवेलेंट मास कितना आ गया सिल्वर का मेरे पास? 108। अब Z कैलकुलेट करेंगे। Z की वैल्यू कितनी है? E बाई F। वैल्यू रखो भाई। ये कितना? 108 और ये कितना?
96,500। तो यहां पर ये आपने कैलकुलेट कर लिया है इसका Z, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag। बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag सब बच्चों को समझ में आ गया? एक बार और बताऊं? अच्छा देखो बहुत आसान है, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag, हमें रिएक्शन दिया हुआ है, राइट। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1, तो 1 बाई 1 कितना? 1। तो यहां से मेरे पास एन फैक्टर कितना आ गया? 1। अब आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला m डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। m क्या है यहां पर? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना? 108 डिवाइडेड बाई 1, और वैल्यू कितनी आ गई? 108। क्लियर हुआ? अब मैं कैलकुलेट करूंगा Z। Z की वैल्यू क्या होती है? E बाई एफ। E कितना है मेरे पास? 108, और F कितना है? 96,500। तो यहां से आपके पास Z आ गया। अब सब बच्चों को बढ़िया समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ें, चलिए। अब अगला जो प्रॉब्लम है, देखो ध्यान दें आप लोग, ये क्या है प्रॉब्लम, एक बार पढ़िए सब बच्चे। ये प्रॉब्लम है इन ए वायर 10 एम्पियर करंट फ्लो फॉर 1600 सेकेंड्स। देखो I कितना दिया हुआ है, ऐसे पढ़ते जाएं लिखते जाएं। I कितना है? 10 एम्पियर, और टाइम कितना है? 1600 सेकेंड, ये हमें टाइम दिया हुआ है। क्लियर? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द वायर। तो एक काम करते हैं, Q इक्वल टू आई टी, चार्ज निकालते हैं। Q इक्वल टू आई इंटू टी, वैल्यू रखो भाई। I की वैल्यू कितनी है? 10, और T कितना है? 1600। तो ये मेरे पास चार्ज आ गया। और एक फॉर्मूला और है मेरे पास, पता है कौन सा? हाँ देखो ध्यान दीजिए, आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है, Q इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को इक्वेट कर दो, राइट। तो ये आएगा N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 10 इंटू 1600। यही है ना? अब इसको सोल्व करते हैं। N इक्वल टू 10 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? अब इसका डेसिमल हटा दो। देखिए मैं इस दूसरे कलर से कर देता हूं इसको। इसका डेसिमल हटा दीजिएगा, ये वाला, तो इंटू 10 हो रहा जाएगा। क्लियर? ये 16, ये कितना आ गया? 100, राइट। अब इसको सोल्व कर लीजिए। N की वैल्यू कितनी आ रही है? N की वैल्यू आ गई भाई 10⁻⁴ तो ऊपर आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। और 10⁻23 आ गई, तो वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻23। ये बताइए, देखो ये जो एटॉमिक मास है ना, याद रखिएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम में गिवन होंगे। एटॉमिक मास प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो मैं प्रॉब्लम आपको करा रहा हूं, मैंने लिखे नहीं, अदरवाइज जब भी प्रॉब्लम होगी आपको एटॉमिक मास प्रॉब्लम में गिवन होगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है भाई? चलिए, तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10⁻23। तो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻23। ये प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो एटॉमिक मास के बारे में मैंने बता दिया, आप लोगों को याद रखना है इसको। क्लियर? तो चलिए, आप सारे बच्चे बढ़िया समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, चलिए। देखो ध्यान दीजिए, अब अगला जो प्रॉब्लम है, ये बोला हुआ है इन्होंने, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए मेटल, कोई मेटल दी हुई है, उसका इक्विवेलेंट मास कितना? 96.5। कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। यानी वो फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। 10⁻14 बता रहे हो आप? एक बार देख लो कि मैंने तो गड़बड़ नहीं कर दी। अरे 10 की पावर जब ऊपर जाएंगे, देखो 1 2 3 4 और 19 जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, तो 23 आएगा। 10⁻23 करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ये हमें प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 96.5। ये देखिए, ये इक्विवेलेंट मास आपको दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताना है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? Z। और Z की वैल्यू कैसे आएगी? Z इक्वल टू E बाई एफ। पता है ना सब बच्चों को? E बाई एफ।
ई की वैल्यू रख दीजिए, ई कितना है, ये हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है 96.5 और एफ कितना है 96,500, क्लियर, 96,500, क्लियर। अब यहां पर एक काम करिए, इसका डेसिमल वगैरह हटा देते हैं, ये डेसिमल हटा दीजिए इसका, यहां पे 10 आ गया, ये कितनी वैल्यू आ गई 100, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 10⁻³ कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? तो देखिए बहुत ही आसान है, और क्या आया हमारे पास, ई हमें दिया हुआ है 96.5, एफ हमें पता है फैराडे कांस्टेंट है, तो जेड की वैल्यू कितनी E/F, क्योंकि आपको ई डायरेक्ट दिया हुआ है वो कितना है 96.5 और एफ की वैल्यू आपने रख दी 96,500, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई 10⁻³ और ये आंसर। क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलिए भाई, कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा क्या? नहीं याद रखना, एटॉमिक मास गिवन होगा, लिख देता हूं, एटॉमिक मास गिवन होगा इन प्रॉब्लम के अंदर। अब मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान रखो, ये लो, एटॉमिक मास प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रॉब्लम है ये बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3 वाला, कौन कौन सा, एक इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3 वाला और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4 वाला, क्लियर। ये बोल रहे हैं इसके अंदर, ये कैसे सोल्व कर रहे हो भाई, इस बार 10 आ गया आंसर तुम्हारा, कैसे सोल्व कर रहे हो देख लो जरा। अरे इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 आएगा और ये कितना, या 100 × 10 कितना 10⁻3, जब ऊपर लेके जाओ कितना 10⁻³ 0.001, हाँ ये सही आंसर है, यानी ये जो आंसर निकाला ना 0.001 ये एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक दिया हुआ है AgNO3, दूसरा दिया हुआ है CuSO4 एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब मैं ये बोलता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उनमें जो करंट पास हो रही है दैट इज कांस्टेंट, दोनों में इक्वल करंट पास होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, राइट। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स, इफ 10.8 सिल्वर, यानी यहां पर Ag जो डिपॉजिट हुआ वो कितना है 10.8, और हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कि Cu कितना डिपॉजिट हुआ यहां पर, इसका मास बताना है। तो अब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, मैं इधर लिख देता हूं MCU डिवाइडेड बाई, अच्छा M1/M2 की फॉर्म में लिख देता हूं, M1/M2 इक्वल टू E1/E2, ये तो पता है ना। 1 ले लेता हूं मैं सिल्वर, M ऑफ Ag डिवाइड बाई M ऑफ Cu, E ऑफ Ag E ऑफ Cu, इतनी बात सब बच्चों को पता है। अब देखो Ag का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, देखिए Ag का कैसे होगा, Ag में रहा होगा Ag + 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ag, क्लियर। यहां पे एन फैक्टर कितना है 1, तो EAG कितना आएगा, एटॉमिक मास 108 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ गया 108। ऐसे जब आप Cu में कैलकुलेट करोगे, Cu + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu, राइट। यहां पे एन फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, एन फैक्टर कितना आएगा 2/1, यहां पे इक्विवेलेंट मास कितना होगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2। ये बात सबको समझ में आ गई। हमने क्या किया, इन दोनों के इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिए। अब मैं अगले पेज पे सोल्व कर देता हूं उसको, देखो ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे M ऑफ Ag डिवाइडेड बाई M ऑफ Cu इक्वल टू E ऑफ Ag डिवाइडेड बाई E ऑफ Cu, यही था ना। M ऑफ Ag, एक बार चेक कर लो Ag का कितना दिया हुआ है 10.8, राइट। तो ये लिख दीजिए 10.8 डिवाइडेड बाई M ऑफ Cu, यही कैलकुलेट करना है ना अपने को, राइट। अब देखो M E ऑफ Ag 108 याद है, और ये कितना था 63.5/2, तो 2 इसमें ऊपर चला गया, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कर लीजिए, M ऑफ Cu ये वैल्यू कितनी आएगी 10.8 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई
108 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कितना आंसर आएगा, एक बार सारे बच्चे चेक करके देखो जरा। इसका डेसिमल हटा दो, कितना आ गया 10, इसका भी हटा दो इंटू 10, ये आ गया। ऐसे कर लिया करो। 108 गेट कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास इसको सोल्व कर लीजिएगा। कितना आ गया, 2 3 6, 117.5, ये आ गया 317.5 बाई 100। क्लियर? और 100 से डिवाइड करोगे तो मास ऑफ CU आएगा 3.175 ग्राम्स। ये बात सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? कोई डाउट किसी को इसमें? तो देखो बहुत ही आसान था, हमने फॉर्मूला यूज किया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, m1/m2 इक्वल टू E1/E2, ये बताया था ना सेकंड लॉ में। तो m ऑफ AG डिवाइडेड बाई m ऑफ CU इक्वल टू m ऑफ AG डिवाइडेड बाई E ऑफ CU। ये सब प्रॉब्लम एग्जाम में मिलेंगे आपको और बहुत आसान है, आप देख ही रहे होंगे, जरा भी दिक्कत नहीं। हाँ, अब मुझे इनके इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने थे। एक बार जरा इधर आ जाओ। जब मैं AG का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करूंगा तो हम जानते हैं AG का रिएक्शन कौन सा होता है, ये वाला AG पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है ना AgNO3 है ना, तो AG के ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो AG पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू AG। तो यहां से इक्विवेलेंट मास क्या होगा, m/n फैक्टर। n फैक्टर कितना है इसका, 1, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आएगा 108 डिवाइडेड बाई 1, 108 आ गया। जब आप CuSO4 की बात करेंगे, CuSO4 के अंदर Cu के ऊपर कितना चार्ज है, +2, दिख रहा है सब बच्चों को। तो Cu +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu, और ये आ गया E इक्वल टू, अब यहां पर आएगा 63.5, इसका क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई इसका, डिवाइडेड बाई ये आ गया आपके पास 2। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए अब मैं सारी वैल्यूज आगे रख देता हूं। 10.8 MCU निकालना है, 108 63.5 बाई 2। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहां से मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट आया 3.175 ग्राम, और ये आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान दीजिए, आगे हमसे बात कर रहे हैं ये, एक मिनट, हाँ देखो ध्यान दीजिए, आगे हमसे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, कैसे सोल्व करते हैं। देखो जैसे हमारे पास NaCl है, ये NaCl हमें मोल्टन फॉर्म में दिया हुआ है। कौन से फॉर्म है, जब वो मेल्ट हो गया, मोल्टन फॉर्म, यानी उसमें जो आयंस हैं वो केवल Na पॉजिटिव हैं और Cl माइनस, यही दो आयन है, इसके अलावा कोई दूसरे नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एनोड प्रोडक्ट की। देखो एनोड प्रोडक्ट क्या होंगे, एनोड प्रोडक्ट, एनोड के ऊपर, एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पता है ना। कौन से आयन जाएंगे, निगेटिव वाले। निगेटिव वाले कौन से हैं, Cl माइनस। तो यहां से 2Cl माइनस, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट होगा Cl2 में +2 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। यानी हमारे पास देखो ध्यान दीजिए, एनोड प्रोडक्ट कौन आया, Cl2, दिस इज एनोड प्रोडक्ट। ये बात सब बच्चे समझ गए, क्लियर। अब हम बात करेंगे कैथोड प्रोडक्ट की। कैथोड प्रोडक्ट यहां पे लिख देता हूं, कैथोड प्रोडक्ट। देखो कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान दें आप लोग, यहां पर Na पॉजिटिव होगा, यहां पर Na पॉजिटिव होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Na। तो मेरे लिए एनोड प्रोडक्ट होगा Na, इस समझ में आ रहा है, और कैथोड प्रोडक्ट होगा, कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, Cl2। ये बताओ सारे बच्चे इस बात को समझ गए या नहीं, या किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सबको समझ में आ गया, पक्का। अब आगे बढ़ूं, चलिए। अब यहां पर पहले हमने मोल्टन फॉर्म में लिया था NaCl, अब किस में लिया हुआ है, एक्वस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। यानी एक्वस फॉर्म का मतलब होता है उसमें सोल्यूट होगा NaCl और सोलवेंट होगा H2O। ये बात सब बच्चे समझ रहे हैं। तो कौन कौन से आयन होंगे, नॉर्मली आप देखेंगे जब NaCl है वो डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव में Cl माइनस में, और H2O डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH माइनस में।
यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास जो आयन है वो है, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, H पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl माइनस है, OH माइनस है। ये 4 टाइप के जो आयन्स हैं, एन फैक्टर तो किसी से भी कैलकुलेट हो जाएगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ बच्चे बोले सर आप रिएक्शन कैसे लिखते हैं? हाँ, ये बात तो सही है, देखो मैं बताता हूं, पीछे वापस घूम के आते हैं। ये रिएक्शन कैसे लिखा? AgNO3, आप समझते हैं AgNO3 में Ag पॉजिटिव है, वो किस में कन्वर्ट होगा? Ag में। NO3 तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना, यानी Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जितनी वैलेंसी उतने ही इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ag। CuSO4 में कौन हो रहा है? Cu+2 हो जाएगा, सल्फेट थोड़ी हो जाएगा। Cu+2 तो पता है ना, Cu+2 लिखा हुआ, +2 इलेक्ट्रॉन Cu। अब समझ में आ गया कैसे लिखते हैं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो ध्यान दें आप लोग। अब जैसे मैं एक्वस NaCl की बात कर रहा था, एक्वस NaCl के अंदर ये जो डिसोसिएशन हुआ है ये मैंने आपको बताए हैं, और कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर? Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, और OH माइनस, ये 4 टाइप के आयन्स प्रेजेंट हैं। ये बात सब बच्चे समझ रहे हैं? अब यहां पे देखो ध्यान से, जब मैं कैथोड प्रोडक्ट की बात करूंगा, कैथोड प्रोडक्ट में क्या होगा? यहां पर जो पॉसिबल रिएक्शन है ये हो सकती है, पॉसिबल रिएक्शन लिख रहा हूं आपके लिए, पॉसिबल रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन होने के चांसेस हैं? Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Na, और एक ये हो सकती है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2S। ये बात समझ में आ रही है? अब SRP वैल्यू देखेंगे। अब देखो SRP वैल्यू देखेंगे, यहां पर ये हमें क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? SRP एक बार देख लीजिए, Na पॉजिटिव से Na माइनस 2.71, और H पॉजिटिव से H2 कितना दिया हुआ है? 0 वोल्ट। इसमें याद रखना, जिसका SRP वैल्यू कंपेरेटिवली ज्यादा है, जिसका SRP वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा किसका है? H पॉजिटिव का, दिख रहा है ना 0, उसका कितना? माइनस 2.71, तो 0 इज ग्रेटर देन माइनस 2.71। तो जिसका SRP वैल्यू ज्यादा है वही रिएक्शन प्रेफरेंशियली होगी। तो SRP वैल्यू ज्यादा किसका है? H2 वाले का, तो कौन सी रिएक्शन होगी? H2, यानी ये वाली रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यानी मेरे लिए अब कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा? कैथोड प्रोडक्ट देखिए क्या होगा? कैथोड प्रोडक्ट होगा H2। ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को इसमें? सब बच्चे समझ गए? तो देख लीजिए, मैंने छोटी सी बात बोली है आप लोगों से, जब आप कैथोड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कैथोड प्रोडक्ट क्या है? H2, ठीक है। देखिए, जैसे 2 पॉसिबल रिएक्शन है मेरे पास, कौन कौन सी? एक तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से बना Na, दूसरी रिएक्शन कौन सी है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना H2। अब आप बोलेंगे इनमें दोनों में रिएक्शन कौन सी होगी? देखो E0 Na पॉजिटिव से Na कितना है मेरे पास? माइनस 2.71, और ये कितना है? 0, यानी जिसका SRP ज्यादा है ना वही रिएक्शन प्रेफरेंशियली होगी। तो कौन सी रिएक्शन हुई? H पॉजिटिव वाली। तो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया कौन सा? H2। अब ये जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, कोई मुझसे बोले कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा? ऐसे ही एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं, कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपका आंसर होगा H2। कोई डाउट किसी को इसमें? सब बच्चे समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनोड प्रोडक्ट की। एनोड प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पर मैंने ऑलरेडी रिएक्शन लिखी हुई है, क्योंकि मुझे वैल्यूज भी देनी थी आपको, क्लियर? जैसे पहले वाला रिएक्शन लिखा हुआ है, याद रखना ये जो वैल्यू है ना, ये SRP वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है? OP है ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे अगर लिखा हुआ होगा, ये इसका क्या लिखा हुआ है? E0 OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वहां पे क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखना ये है 2Cl माइनस कन्वर्ट इंटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और E0 कितना है? 1.36, 2H2O कन्वर्ट इंटू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, E0 कितना है? 1.23। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? देखो ध्यान देंगे इसके अंदर, देखिए
हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, होना क्या चाहिए, रिएक्शन हमारी ये वाली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वैल्यू कम है ना, उसका उल्टा है, उसमें ज्यादा वाला था, इसमें कम वाला है। बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू कम है ना, तो ये होना चाहिए। हो कौन सा रहा है, ये वाला। ऐसा क्यों, एक्चुअली इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होगा ना H2O का, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और ये एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर वोल्टेज। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए ध्यान से, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, दिस प्रोसेस is very slow and O2 required over voltage, right? So that first reaction, मैंने रिएक्शन का नाम डाल लेता हूं, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, so that first reaction takes place preferentially। क्या बताया मैंने, बहुत ही आसान है, देखो ध्यान दीजिए, ये जो H2O वाला जो रिएक्शन है, इट इज वेरी स्लो रिएक्शन ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ O2। O2 में हमें ओवर वोल्टेज की जरूरत है, उसी की वजह से ये रिएक्शन स्लो हो रहा है, इसलिए प्रेफरेंशियली कौन सा रिएक्शन होगा, Cl- वाला। और यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, Cl2। याद रहेगा क्या प्रोडक्ट होगा भाई, Cl2 पक्का। तो अगर हमसे पूछा जाए NaCl का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपके पास कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन, और एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, Cl2 गैस। ये बात सब बच्चे समझ गए। अच्छा, एक बार और रिपीट करना है, चलो एक बार और बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए, कुछ बच्चे तो खैर समझ गए, मैं यहां से बता देता हूं। देखो, अगर आप यहां पर एक्वस NaCl की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आयंस होंगे वो देख लीजिए, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl- एंड OH-। क्लियर। कैथोड पे कौन जाएगा, ये दोनों आयन में कंपटीशन होगा कि ये वाला रिएक्शन हो या ये वाला रिएक्शन हो, तो रिएक्शन कौन सा होगा, लेकिन ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो SRP वैल्यू है, देखो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका SRP वैल्यू ज्यादा है। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसके अंदर, पक्का सब बच्चे समझ गए। हाँ, ये सारे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, बिल्कुल, और आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एग्जाम में क्या पूछेगा तुमसे, कौन कैथोड प्रोडक्ट है, कौन एनोड प्रोडक्ट, बस। तो जब ये रिएक्शन होगा, कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, H2, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात सब बच्चे समझ गए। यहां पर हाइड्रोजन का SRP ग्रेटर है ना, 0 -2, अरे ये तो पता है ना, 0 इज ग्रेटर देन -2.7, ये तो पता है सब बच्चों को, इसमें क्या दिक्कत है। क्लियर, आगे बढ़ना है। अब आते हैं एनोड रिएक्शन के ऊपर। एनोड पर डिस्चार्ज होने के लिए कौन कौन है, Cl- OH- है। यहां पर ये जो ई नोड लिखे हुए हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका कितना दिया हुआ है, 1.36, इसका कितना दिया हुआ है, 1.23। अगर मैं, देखो ध्यान दीजिए, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे देखेंगे, बात समझ में आ रही है, या रिडक्शन SRP के बेस पे देखेंगे, SRP के बेस पर ये उल्टे हो जाएंगे, -1.3 -1.23 हो जाएगा। तो उसमें SRP ज्यादा वाला था, इसमें SRP कम वाला आएगा। बात समझ में आ रही है, यानी प्रेफरेंशियली कौन सी रिएक्शन होगी, जिसका SRP कम होगा, वो रिएक्शन प्रेफरेंशियली होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इनके SRP लिखें, देखो ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन का SRP कितना होगा, -1.23 वोल्ट। इस रिएक्शन का SRP कितना होगा, -1.36 वोल्ट। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, जिसका SRP देखो कम होगा, वो वाला हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन, ये जो H2 वाली जो रिएक्शन है, देखो ध्यान दीजिए, H2 वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एक बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इसमें O2 की वजह से ओवर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, जिसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, और वो कौन सी है, ये वाली। तो इसलिए यहां पर क्या प्रोडक्ट होगा हमारे पास, हाँ देखो, इससे आप देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट होगा, Cl2। तो बस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आप उसमें ये बात पे ध्यान दें कि जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उस समय हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कैथोड पर हाइड्रोजन, क्या प्रोडक्ट मिलते हैं एनोड पर, Cl2 गैस। बस इतना बोल सकते हैं। क्लियर हुआ भाई,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो प्रॉब्लम है, देखो ध्यान दीजिए, जैसे ऐसा ये पहला रिएक्शन दिया हुआ H2O का एसआरबी वैल्यू कितनी 1.23, यहां पे एसआरबी वैल्यू कितनी 1.08। अब ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन, दिख रही है सब बच्चों को। तो जिसका एसआरबी कम होगा, अभी मैंने लिखवाया था, देखो यहां पर, एक मिनट, यहां पे देखो जिसका एसआरबी कम होगा प्रेफरेंशियल वही रिएक्शन होगी। तो इसमें एसआरबी कम किसका है, ये वाले का, तो रिएक्शन कौन सी होगी, सेकंड वाली। तो ये वाली एसआरबी हमारे पास कम वैल्यू है 1.08 और वो कितनी 1.23, तो कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड रिएक्शन, याद रहेगा। तो इन दिस केस सेकंड रिएक्शन विल टेक प्लेस प्रेफरेंशियली, क्लियर। देखो एसआरपी वैल्यू, एक बात ध्यान दें, याद तो किसी को भी नहीं है ये वैल्यूज, इतना आसान नहीं है याद करना। तो बस इसका सिंपल तरीका है, आप वो प्रोडक्ट याद कर लो ना। जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई NaCl सॉल्यूशन है आपके पास, कैसा सॉल्यूशन है NaCl, राइट, एक्वा सॉल्यूशन है, क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, कैथोड हाइड्रोजन, एनोड Cl2, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच रिएक्शन इज प्रीफर्ड एट कैथोड, कैथोड पे देखो, अब दो दिए हुए यहां पर, हमें एसआरबी कौन सा दिया हुआ है 0.8 और ये कितना 0 वोल्ट, ज्यादा वाला होगा ना, कौन सा, पहला, ये हो जाएगा। ये बहुत ऐसे, देखो ध्यान दीजिए, अब जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कैसे हो जाएगा, एक्चुअली इन सभी में देखो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये बोलते हैं इन सभी का आप एक सेल बना लीजिए, और सेल बनाने के लिए इनका आप ई नोट सेल निकालते हैं, और ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही, कैसी वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन प्रोग्रेस होगी, ये बताया था आपको, क्लियर हुआ सब बच्चों को। आगे बढ़ें। अरे देखो इसमें याद रखना भाई, अब दो रिएक्शन है, देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये हमें पता नहीं लग रहा कैसे होगा, आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं ऐसे समझिएगा, जिसका ई सेल, जिसका एसआरपी वैल्यू, एक मिनट, जिसका एसआरपी वैल्यू यहां पर ज्यादा होगा, ये कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो रिडक्शन प्रेफरेंशियली होगा, ड्यू टू फ्री एनर्जी, ड्यू टू फ्री एनर्जी, सिंपल। अब बात समझ में आ रही है, तो बस इसको याद रखें सब बच्चे, क्योंकि अदरवाइज वो फ्री एनर्जी पहले कैलकुलेट करो आप अलग अलग, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फिर भी उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्लियर हो सब बच्चों को। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, हाँ देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ये सभी को समझ में आ रहा भाई, कोई डाउट किसी को इसमें। अब याद रखना इसको, अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहां पर हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो कैसे होता है रिएक्शन, Ca+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ca, यही रिएक्शन है ना, दो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा तो कितना कैल्शियम मिलेगा, 40 ग्राम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40 ग्राम। तो आप बोल सकते हैं 40 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे। 1 ग्राम के लिए कितनी, 2/40 फैराडे, और कितना ग्राम है, 20 के लिए कितनी, 2/40 इंटू 20 फैराडे इक्वल टू 1 फैराडे। यानी अगर आपको 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आप इसके अंदर कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा इस रिएक्शन से। ये बात सारे बच्चे समझ गए, कोई डाउट? हाँ, रिएक्शन प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिएक्शन दिया हुआ होगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सभी को समझ में आ गए ना। इसके बाद है एक प्रॉब्लम और है आप लोगों के लिए, ये दिया हुआ है एन aqueous solution of CuSO4 was electrolyte between Cu electrode using a current of, ये 9.6 एम्पियर दिया हुआ है, आप इसको 9.65 कर लीजिए, पता है क्यों, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने एक्चुअली उसको 9.65 एम्पियर ही बोला था, उसने टाइप गलती से 9.6 एम्पियर कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
राइट, तो ये 9.65 एम्पियर है। कैलकुलेट मास ऑफ Cu डिपॉजिट। अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu, यही आएगा, बहुत आसान है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं मास ऑफ Cu, क्या फॉर्मूला था, याद है, ZIT, राइट। अब यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी होगी, M डिवाइडेड बाई N फैक्टर इंटू F इंटू IT। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूंगा इनको। अब वैल्यू लिख देते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर वही 63.5 या 64 ही ले लेता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान दें, Cu का एटॉमिक मास 63.5 ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में 64 भी गिवन होता है। सपोज इस प्रॉब्लम में वैल्यू कितनी गिवन है, 64, राइट, बाकी मैंने अभी 63.5 ही बताई है सब। 64 एन फैक्टर कितना, यहां पे देखो 2/1 2, ये कितना 96,500, और I कितना 9.65 एम्पियर, T कितना 1000 सेकेंड्स। अब इसको देखो सब बच्चे ध्यान से, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कर दिया आप लोगों के लिए। देखो क्या आएगा, यहां से डेसिमल हटा दिया, इन 200, समझ में आ रहा है। यहां पे देखो ये कितना आ गया 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये चले गए। ये कितना 32, ये कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाई 10, तो पता है कितना आंसर आ गया 3.2 ग्राम्स। क्लियर हुआ सब बच्चों को, ये बात सब बच्चे समझ गए। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा मैं सारे बताए हैं आपको, आप ध्यान दो, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बताए हैं। देखो एक बार में फिर से बताता हूं, ध्यान से सुन लो एक बार में। देखो मैं यहीं से बता रहा हूं, कैथोड प्रोडक्ट, राइट। कैथोड में क्या हुआ, देखो रिडक्शन, क्लियर हुआ। यहां पर आपने देखा जिसका SRP ज्यादा था वो वाला रिएक्शन हुआ, क्लियर हुआ। इससे अगला देखो, यहां पर क्या हुआ, जिसका SRP कम होगा वो वाला रिएक्शन होगा। ये हमें SOP दिए हुए हैं, मैंने इनको SRP में कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें बताया प्रेफरेंशियल रिएक्शन कौन सा होना चाहिए था, ये वाला, लेकिन होगा कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ H2O बहुत स्लो प्रोसेस है, ये एक्सेप्शनल केस है। ये बात समझ में आ रही है, ये केस कौन सा है, एक्सेप्शनल केस। यहां पर ऑक्सीडेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसका, इसलिए देखो ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया, हमने बोला इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वोल्टेज, जिसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं, यानी ओवर वोल्टेज में जो एनर्जी लगेगी और इसमें जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा हो जाएगी पहले वाले रिएक्शन के कंपेरिजन में। क्लियर हुआ सब बच्चों को, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला, और फाइनली मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cl2। ये बात सब बच्चे समझ गए, कोई डाउट किसी को यहां पर। चलिए अब देखो ध्यान दें आप लोग, हाँ हम इस प्रॉब्लम पे चल रहे थे, तो सभी बच्चों को मास ऑफ Cu समझ में आ गया, और ये बोल रहे कि मास ऑफ एनोड डिसोल्व इन सॉल्यूशन, इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना Cu का मास कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा उतना ही एनोड का मास डिसोल्व होगा। तो यहां पे लिख देना मास ऑफ एनोड डिसोल्व, मास ऑफ एनोड डिसोल्व इक्वल टू कितना ग्राम, 3.2 ग्राम्स। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को यहां पर, ये अच्छे सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो प्रॉब्लम दिया हुआ है देखिए ध्यान से, ए स्टेडी करंट ऑफ 9.65 एम्पियर पासेज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट X एंड Y, X एंड Y ये दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनमें कितना करंट पास कर रहे हैं, I 9.65 एम्पियर, ये करंट पास की जा रही है इसके अंदर। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर। इसके बाद और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी करंट दोनों में इक्वल है, ठीक है। X क्या है, CuSO4, ये बताया इन्होंने, X तो CuSO4 है, और Y क्या है भाई, अरे दोनों ही CuSO4 लिख दिए, रुको जरा, FeSO4, X जो है ये, Y जो है FeSO4 है। एक मिनट गलती से
ये करेक्ट कर लेना। X इन्होंने लिखा CuSO4 और Y क्या है FeSO4, तो लिख देता हूं मैं इसको, ये है FeSO4, राइट। If 56 ग्राम ऑफ Fe डिपोजिट देन कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपोजिट। बताइए कैसे सोल्व करेंगे, वही सीधा फॉर्मूला है, m ऑफ Cu डिवाइड बाई m ऑफ Fe इक्वल टू E ऑफ Cu डिवाइडेड बाई E ऑफ Fe। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां पर? अब आप ये बोल रहे होंगे सर हमें इसमें ये नहीं पता लग रहा, देखो ध्यान से, हमें इसमें ये नहीं पता लग रहा आप n फैक्टर कैसे ले रहे हो। देखो एक बार ध्यान से, CuSO4 Cu+2, मैं यहां पे लिख देता हूं Cu+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu, n फैक्टर कितना 2 बाई कोफिशिएंट कितना 1, तो कितना n फैक्टर आ गया 2। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही Fe का देख सकते हैं, FeSO4 मतलब Fe+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Fe। ये बात सबको समझ में आ गई? n फैक्टर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बाई 1 इक्वल टू 2, दोनों के n फैक्टर 2 है, ये तो पता है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो ऑक्सीडेशन में क्या है, सारी चीजें आपको बताई जा रही है भाई, एक एक पॉइंट। तो यहां पे देखो ध्यान देंगे आप, अब मुझे इनके इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने हैं। जैसे मुझे कैलकुलेट करना हो E ऑफ Fe, E ऑफ Fe क्या होगा m डिवाइडेड बाई n फैक्टर। Fe का कितना होता है 56, याद है ना, 56/2, और E ऑफ Cu का, इसको मैं 64 ही ले रहा हूं भाई, मैं यहां पर Cu का कितना ले रहा हूं, ये दिया हुआ है आपको Cu इक्वल टू 64, ऐसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है, राइट। इसको मैं लिख देता हूं 64/2, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी। ये लो वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। m ऑफ Cu कितना था कैलकुलेट करना है, Fe कितना है 56 ग्राम है, E ऑफ Cu कितना है भाई, E ऑफ Cu है मेरे पास 64/2, और ये कितना है 56/2। तो देखो मास ऑफ Cu जो आ रहा है इस बार वो कितना आ गया 64 ग्राम। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मास ऑफ Cu कितना आया 64 ग्राम। ये बात सब बच्चे समझ गए? कोई डाउट किसी को इसमें? एक बार चेक कर लो आप लोग, राइट। तो मेरे पास आ गया सीधा 56 से 50, एक बार देख लीजिए भाई, जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक मिनट। 56 गेट कैंसिल, 2 and 2 गेट कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया 64 ग्राम। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? अच्छा पिछला प्रॉब्लम समझ में नहीं आया आपको? अभी बताता हूं, देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या था ये प्रॉब्लम, बहुत आसान है। ये कह रहे कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन Cu इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 9.6 लिखा हुआ है, एक्चुअली 9.65 एम्पियर कर दिया मैंने, राइट, फॉर 1000 सेकेंड। कैलकुलेट मास ऑफ Cu डिपोजिट। तो कितना आसान है, आप खुद सोचो इस बात को। फॉर्मूला क्या है, Cu कैसे डिपोजिट होगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu, राइट। आपको पता ना मास ऑफ Cu कितना होगा Z इंटू IT। Z कैसे निकलेगा, m डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू F। ये फॉर्मूला बताया था आपको अभी, देखो Z का फॉर्मूला बताया था ना, Z इक्वल टू E बाई F बताया था। E का फॉर्मूला क्या है, m डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू F, ये है ना, तो वही तो लिखा मैंने इंटू IT। m कितना 64, n फैक्टर कितना 2/1, ये दिख रहा है। F की वैल्यू कितनी 96,500, और I कितना 9.65, और टाइम कितना 1000। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 3.2 ग्राम। अब समझ में आ गया भाई, क्लियर? अरे अब तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रॉब्लम था, अच्छा इसी प्रॉब्लम के अंदर एक पार्ट बच गया भाई। ये कह रहे थे कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, वो तो हमने निकाल दिया। ये पूछ रहे हैं मास ऑफ एनोड डिसोल्व। देखो याद रखना इन प्रॉब्लम के अंदर, जितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा उतना ही मास एनोड का भी डिसोल्व होगा। मैं जो बोल रहा हूं ये बात पता लग रही है? दोबारा सुन लीजिए, जितना मास कॉपर का कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा उतना ही मास एनोड से कॉपर का डिसोल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो कितना डिपॉजिट हुआ 3.2, तो ये कितना होगा, ये भी 3.2।
अरे फैराडे वाला प्रॉब्लम नहीं समझे आप, ये वाला देखो, ये वाला प्रॉब्लम है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। ये प्रॉब्लम, ये रिएक्शन है ना अपने पास, Ca+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ca, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 2 फैराडे, कितने के लिए 40 के लिए, सिंपल है बिल्कुल। तो 2 फैराडे में कितना 40, या मैं बोलूंगा 40 ग्राम डिपॉजिट होगा 2 फैराडे से, 1 ग्राम होगा 2/40 फैराडे से, और 20 ग्राम डिपॉजिट होगा 2/40 × 20 फैराडे से, बस सिंपल। ये तो आप इसके कोफिशिएंट से अकॉर्डिंगली आ जाएंगे ना। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 फैराडे हो जाता, 4 लिखा होता तो 4 फैराडे होता। ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है 2 के ऊपर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्लियर हुआ भाई, क्योंकि मोल में डील कर रहे हो ना। अरे जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा उसका 1 मोल यानी 40 ग्राम्स। अब क्लियर हुआ भाई, चलिए अच्छा, अब इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा था हाउ लॉन्ग करंट फ्लो, करंट कितना फ्लो करेगी। अब आपके पास, आपने मास ऑफ Cu निकाल लिया था, तो आप बता सकते हैं मास ऑफ Cu इक्वल टू ZIT, ऐसा कर सकते हैं फॉर्मूला। Cu का मास कितना है मेरे पास 64 इक्वल टू Z कितना आएगा 64 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना है इसका 2 डिवाइडेड बाई 96,500, आई की वैल्यू कितनी 9.65 इंटू टी। आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? अरे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, रुको जरा मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। देखो m ऑफ Cu इक्वल टू ZIT कर देंगे। इसका मास कितना था 64, Z कितना था m डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू फैराडे कांस्टेंट, यही था ना F इंटू I इंटू टी, यही था। एक बार वैल्यू रख देते हैं, ये है 64 और m कितना दिया हुआ है इसका 64, क्लियर हुआ। n फैक्टर कितना 2, ये वैल्यू कितनी 96,500, i कितना 9.65 इंटू टी, यही है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 64 गेट कैंसिल, तो मेरे पास t की जो वैल्यू आ रही है 2 इंटू 96,500 राइट डिवाइडेड बाई 9.65। अब मैं एक काम करता हूं, इसका ये डेसिमल हटा देता हूं। देखो ध्यान दीजिए, इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये आएगा ऊपर कितना 100, क्लियर हुआ भाई। ये आएगा कितना, इससे कैंसिल हो जाएगा 100, और टाइम पता कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। क्या आंसर है मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। चलो कुछ बच्चे बोले सर कैल्शियम वाला प्रॉब्लम समझ नहीं आया। देखिए एक बात देखो ध्यान दो, हाँ ये मैंने बताया ना, जितना देखो याद रखना, ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ना कॉपर इलेक्ट्रोड, जितना एनोड डिसोल्व होता है उतना ही कॉपर डिपॉजिट होता है। दोनों इक्वल होते हैं, याद रखना इस बात को, अलग अलग नहीं होते कभी भी, दोनों इक्वल होंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। देखो मैं कैल्शियम वाला प्रॉब्लम एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान दो भाई। देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मैंने 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने से कितना कॉपर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ 1 मोल। 1 मोल कितना मास कितना उसका 40 ग्राम। तो मैं क्या बोल सकता हूं 2 मोल इलेक्ट्रॉन से, जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो यहां से 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट होता है। ये इससे आपको पता लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पे देख लीजिए 40 ग्राम से 2 फैराडे, क्लियर, और 1 से 2/40 फैराडे, और 20 से 2/40 इंटू 20 फैराडे, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 फैराडे। ये आंसर आ गया, क्लियर। और देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आंसर सब बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया, 2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ये प्रॉब्लम सब बच्चे समझ गए।
चलिए कुछ बच्चों का 2000 आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो आप, आंसर तो यही आ रहा है 2 × 10⁴। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ध्यान दीजिए, मैं बात करने जा रहा हूं कोरोजन। कोरोजन का नाम सुना है सब बच्चों ने, आपने देखा होगा कभी कभी बरसात के दिनों में जो आयरन होता है ना, आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, जो जंग होता है ना वो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्टिंग जो है एक टाइप का कोरोजन ही है। तो बेसिकली कोरोजन क्या है, इट इज अ स्लो स्पॉन्टेनियस फिनोमिना इन विच फॉर मेटल कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या कोई दूसरे कंपाउंड के अंदर। तो बेसिकली जब मेटल अपनी खुद की स्टेट से अपने कंपाउंड वाली स्टेट में वो चली जाती है, वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, और ये फ्लो, ये जो प्रोसेस होता है दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आपने कभी भी देखा होगा एक दिन में जंग नहीं लगता, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो इसलिए स्लो प्रोसेस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। लेकिन ये कब होता है, जब आप उसे किसी एनवायरनमेंट के अंदर मेटल को एक्सपोज करते हैं। जैसे आपने मेटल को, सपोज आयरन को आपने रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, बरसात के दिन है, ये नॉर्मली आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद उस पर ब्राउन कलर का डिपॉजिट शुरू होना हो जाता है, ब्राउन कलर का ऊपर से एक डिपॉजिट लेयर दिखेगी आपको। वो किसकी लेयर है, वो आयरन ऑक्साइड की लेयर है। किसकी लेयर है, वो आयरन ऑक्साइड की, यानी आयरन कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स। ये बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको बोला, जब भी किसी मेटल को एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज करते हैं तो उसमें एक बहुत स्लो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्साइड या अपने हाइड्रोक्साइड वगैरह में, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स में या दूसरे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही बोलते हैं कोरोजन, राइट। तो देखो ध्यान दीजिए यहां पर, हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्लियर हुआ। तो एग्जांपल क्या है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बात सब बच्चे समझ गए। चलिए अब यहां पे देखो ध्यान दीजिए, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसकी कुछ रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शंस आप लोगों को याद रखनी है। एनोड के ऊपर Fe कन्वर्ट हुआ Fe+2 में, इसका ई नोट कितना है, -0.44 वोल्ट, ये गिवन है आपको। कैथोड के ऊपर रिएक्शन हुआ O2 + 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन 2 H2O, और ये कितना है 1.23। ओवरऑल रिएक्शन कितनी होती है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद ई नोट सेल कितना आ गया 1.67, ये तो हम जानते हैं ना। अच्छा, और इसका रस्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा, ये रस्टिंग प्रोडक्ट सबको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जैसे 1 मार्क प्रॉब्लम आते हैं ना, उसमें पूछ लेंगे राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला है, Fe2O3.XH2। ये बात सब बच्चों को याद रहेगा। चलिए, अरे अभी मैं कितनी बार बता चुका हूं, याद रखो, फिर से बता रहा हूं और इसको दिमाग में डालो। जितना मास कॉपर का, देखो ध्यान दीजिए, जितना मास कॉपर का कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा उतना ही मास एनोड का डिसोल्व होगा। क्यों होगा, देखो इसमें बता देता हूं, बहुत सिंपल है। कैथोड के ऊपर रिएक्शन ये वाली थी, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu। एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक मिनट, एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन है, Cu कन्वर्ट इनटू Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। यही तो रिएक्शंस हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। चलिए, अच्छा अब मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर, अब मेरे पास ये नेट रिएक्शन लिखी हुई आ गई, राइट। मैं यहां पर इसका कई बार अगर कोई मुझसे पूछ ले इसका ई सेल बताओ कितना होगा, पता आप ई सेल नस्ट इक्वेशन यूज करोगे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल -0.06 डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग क्यू। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ई सेल इक्वल टू, अगर कोई बोले ना कि जब रस्टिंग होगी तब ई सेल कितना आएगा, बता सकते हो। ई नोट सेल कितना 1.67 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए एक बार चेक कर लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं। बात समझ में आ रही, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू कितनी 4 इंटू लॉग क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा डिवाइडेड बाई, हाँ H पॉजिटिव टू द पावर 4 आएगी, ये लिखना आप सब बच्चे जानते हैं, और साथ में प्रेशर ऑफ O2 आएगा, और कुछ नहीं। क्लियर।
तो ये तरीका है लिखने का। बाकी मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपके एग्जाम में ये इक्वेशन नहीं पूछेंगे। इस इक्वेशन का इंपैक्ट पूछ सकते हैं, कहां क्या फर्क पड़ेगा आप बता दोगे। बोलेंगे कि अगर हम H पॉजिटिव को ज्यादा कर दें, कम कर दें, Fe+2 को ज्यादा कर दें, कम कर दें, O2 का प्रेशर कम कर दें, ज्यादा कर दें, क्या फर्क पड़ेगा आप देख लो। यहां से ई सेल के अकॉर्डिंगली आप आंसर बता सकते हो कि इसमें कोरोजन ज्यादा होगा या कम होगा। अब मुझे आप सारे बच्चे बताओ, ये जो कोरोजन है ये आपको समझ में आया या नहीं आया? पक्का? एक बार और बता दूं? अच्छा एक बार और से बताता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो, हाँ नोट्स में हो सकता है आपको कोरोजन टॉपिक ना मिला हो, लेकिन कोरोजन है आपके सिलेबस में, तो ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। देखो ध्यान दें, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कोरोजन भी है आपके सिलेबस में। अरे बहुत आसान है, कुछ इतना बड़ा थोड़ी है, कोरोजन खत्म हो गई। तो कोरोजन में क्या है, जब भी आप किसी मेटल को किसी एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज करते हो, ऐसा करने से क्या होगा, वो जो मेटल होगी वो अपने कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। कंपाउंड उसके कौन से होते हैं? वो ऑक्साइड हो सकते हैं, क्लियर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो सकते हैं, या कोई दूसरे कार्बोनेट, नाइट्रेट या कुछ भी सॉल्ट इस टाइप के बना सकता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, जिससे उसके ऊपर वो लेयर आ जाती है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल दिया मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन, उसकी आपको रिएक्शन बता दी, ये रिएक्शन याद कर लेंगे। कोरोजन प्रोडक्ट क्या होता है, रस्टिंग प्रोडक्ट क्या होता है, Fe2O3.XH2, उसको भी याद कर लेंगे। और साथ में ई सेल का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं नस्ट इक्वेशन से, वो भी बता दिया। अब सारे बच्चे समझ गए इसको? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। क्या होता है फ्यूल सेल? देखो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली ये एक तरह का एक गैल्वेनिक सेल होता है, जिसमें हम लोग फ्यूल एनर्जी को यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, इट इज a specific type of galvanic cell in which fuel energy convert into electrical energy. Such type of galvanic cell is known as fuel cell. देखो ये मैंने सारा लिखा हुआ है फ्यूल सेल के लिए आप लोग इस टाइप से करके। क्लियर? यहां पर मैं कौन सा फ्यूल सेल यूज कर रहा हूं, इधर से H2 इधर से O2 आ रही है, मैं यूज कर रहा हूं यहां पर H2O2 फ्यूल सेल। कौन सा भाई? H2O2 फ्यूल सेल, ये वाला फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्लियर? अब यहां पे देखो, इधर से हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये क्या है H2, मैं लिख देता हूं, ये क्या है इधर से आ रही है जो O2, ठीक है, ये एनोड है, और ये क्या है कैथोड। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा, कैथोड का जो रिएक्शन है O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन 4H-, एनोड का जो रिएक्शन है 2H2 + 4H- कन्वर्ट इनटू 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो 4 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल्ड, और ये मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। क्लियर? अब इसका भी अगर कोई मुझसे बोले कि सर ये बताओ, अच्छा इसका ई सेल क्या होगा, इसका ई सेल होगा E0 सेल माइनस वही नस्ट इक्वेशन 0.06 डिवाइडेड बाई n इंटू log Q। एक बार वैल्यू रख दें, यह आएगा ई सेल इक्वल टू E0 सेल। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, इनकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी, याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन होगी। E0 सेल माइनस 0.0591, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 4 आ गई, log। अब ये तो लिक्विड है, 1/PH2 का स्क्वायर इंटू PO2 ये आ जाएगा। यानी आपसे पूछा जा सकता है, अगर हम H2 और O2 के प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो ई सेल में क्या फर्क पड़ेगा, आप उसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? और फ्यूल सेल में कौन से फ्यूल हम यूज करते हैं, H2 है, CH4 है, CH3OH है। क्लियर? इसके अलावा देखो ध्यान दीजिएगा, फ्यूल सेल में, फ्यूल तो मैं आपको बता ही चुका, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता, वाटर बनता है ना इसके अंदर। इसको हम यूज कहां करते हैं, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। इसको कहां यूज करते हैं, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। स्पेस क्राफ्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर लेते हैं, और वो जो H2O बना था ना, वो H2O प्योर H2 होता है, उसको ड्रिंकिंग पर्पज में भी यूज कर लेते हैं। दूसरा, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। आपने जो थर्मल प्लांट देखे होंगे, ये जो थर्मल प्लांट होते हैं, शायद यहाँ पर कहाँ है, बदरपुर में है शायद,
हाँ शायद बदरपुर में थर्मल प्लांट है, तो वो जो थर्मल प्लांट हैं उनकी एफिशिएंसी होती है 40% के आसपास, और जबकि यहीं पर हमारे जो फ्यूल सेल होते हैं इनकी एफिशिएंसी होती है 70%। आने वाले टाइम में आप सब बच्चे देखेंगे जैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं ना, ऐसे ही फ्यूल सेल व्हीकल आएंगे। अपने जो मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनका नाम सुना हुआ सब बच्चों ने? नितिन गडकरी ने, उनके पास एक गाड़ी है और वो फ्यूल सेल से चलती है, और उसमें कौन सा फ्यूल सेल लगा हुआ है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ही लगा हुआ है। क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, और यहां पर हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रोड है उनको प्लेटिनम, उनमें प्लेटिनम इनको ऑपरेट कर देते हैं या पैलेडियम इनको ऑपरेट कर लेते हैं, जिससे कि उनका ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो और रिएक्शन फास्ट हो जाए। ये बात सभी लोग समझ गए? तो चलिए देखो, आप सब बच्चे ध्यान देंगे, आज हम लोगों ने इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, सब ने अच्छे से करा भी होगा। बस आप लोग एक काम करिएगा, सभी लोग इसमें जितने भी प्रॉब्लम आपको क्लास में कराए गए हैं, जितनी थ्योरी पढ़ाई गई है, इसको अच्छे से करिएगा, और बाकी मुझे लगता है कि आप सब बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? और सब बच्चे अच्छा ही करेंगे। नोट्स आप लोगों के अपलोड करा दिए हैं। क्लियर? और आप अच्छे से प्रॉब्लम करें और सब बनेंगे। चलिए आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए।